बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। सरकारी इदारों में तब्दीलियाँ मामूल की बात है, लेकिन कुछ तब्दीलियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ख़ास हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा मौजूद बहस हो जाती हैं। ऐसी तब्दीली है DGISI जनरल फैज़ हमीद की। DGISI की तब्दीली से ट्रांसफ़र होने के बाद बहुत सारे उतरे चेहरों की रौनक वापस आ गई, बहुत सारे वक्ती इनकलाबियों की इनकलाबी रूह एक बार फिर जाग गई और इसके साथ साथ बहुत सारे खुशामदियों को खुशामद करने का मौका मिल गया। अच्छा, एक तरफ तो खुशामद की जा रही थी कुछ सहाफ़ियों की तरफ से नए DGISI की, जबकि कुछ सहाफ़ियों की तरफ से जाली इनकलाबियों की भी खुशामद की जा रही थी। मसलन सना ऊँचा ने तो इसका सारा क्रेडिट मरीम नवाज को दे दिया, जैसे मरीम नवाज के ट्वीट के बाद ही फैसला हुआ हो कि DGISI जनरल फैज़ हमीद को चेंज कर दिया जाएगा। मैं तो उनसे कहूँगा कि मोहतरमा, ये DGISI की तब्दीली या तैनाती है, ये कोई पटवारी या कोई SHO की तब्दीली नहीं कि मरीम नवाज की तकरीर से ये तब्दील हो गया हुआ। और अगर फ़र्ज़ करें वो इतनी ही मजबूत है तो उनके फादर उनसे ज़्यादा मजबूत होंगे, तो गुजरावाला जलसे में नवाज शरीफ के खिताब के बाद तो जनरल कमर जावेद बाजवा को भी रिज़ाइन दे देना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। वैसे मुझे ज़्यादा हैरत नहीं है इस तरह की सहाफ़त पे, क्योंकि काफ़ी अरसे से हमारी सहाफ़त का मेयार ही खुशामद और गालियों के गिर्द घूमने लगा है। या तो आप गालियां देकर बैरून मुल्क शौरियत हासिल कर लें, या फिर खुशामद करके सो कॉल्ड मुहब्बे वतन साफ़ी बन जाए। खैर, अब आते हैं अब तक के सबसे अहम सवाल की तरफ, जिसके बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जा रहे हैं, तुक्के लगाए जा रहे हैं। भारत में तो इसे पाकिस्तान में माशाअल्लाह का पेश क़यामा भी करार दिया जा रहा है। वो सवाल है कि जनरल फैज़ हमीद को बतौर ISI चीफ तब्दील क्यों किया गया। कुछ लोग इसकी वजह जनरल फैज़ की जानिब से मुख्तलिफ तनाज़ात से जुड़ा होने और विश्वास होने को करार दे रहे हैं, और ये दुरुस्त भी है कि जनरल फैज़ के साथ कुछ तनाज़ात जुड़े हुए हैं या उन्हें जोड़ दिया गया है। मसलन फैसलाबाद धरने से लेकर पनामा केस तक नून लीग इन पर इल्ज़ामात आयद करती रही है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में भी इनका फाल किरदार नजर आया, लेकिन कुछ खास सहाफ़ी और सियासतदान जो मर्जी कहें, लेकिन इनकी बतौर ISI चीफ की तब्दीली किसी तनाज़े की वजह से नहीं है। इस हवाले से कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी। DGISI की तैनाती के हवाले से पहले तो ये समझ लें कि DGISI को आर्मी चीफ से मुशावरत के बाद वज़ीर-ए-आज़म एक मुद्दत के लिए तैनात करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक तारीखी लिहाज से पाकिस्तान की खुफिया अदारों के सरबराहों की औसत मुद्दत तकरीबन 3.25 साल रही है, जिनमें साबिक बरतानी फौजी मेजर जनरल रॉबर्ट 1950 से 1959 तक सबसे ज़्यादा तकरीबन 9 साल तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के सरबराह रहे। इनके बाद आने वाले सरबराहों की मुद्दत 1 साल से 8 साल तक रही। अगर इन सब तब्दीलियों की तफसील में जाएं तो मुद्दत मुलाजमत के कम या ज़्यादा होने में जिन दो निकात ने अहम किरदार अदा किया, वो सरबराह रियासत की मर्जी और मुल्की हालात हैं। इस बार हम रियासत के सरबराह की मर्जी के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है कि उनकी मर्जी कितनी चलती है। लेकिन हाँ, अफगानिस्तान में जो हुकूमत की तब्दीली है उसको मद्देनजर रखते हुए मुल्की हालात के तनाजुर में जनरल फैज़ की कोर कमांडर पेशावर जैसी अहम तैनाती एक अहम कदम है, क्योंकि जनरल फैज़ अफगानिस्तान के हालिया मामलात पर खासे मुतहरिक रहे हैं, इसलिए इनकी बतौर कोर कमांडर तैनाती से फौज को फ़ायदा पहुँचेगा। अब वो बतौर कोर कमांडर पेशावर अफगानिस्तान के सरहद के साथ मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। अब जहाँ तक ये बात है जो बाद सहाफ़ियों की जानिब से की जा रही है कि शायद ये उनकी डिमोशन है या उन्हें खुडे लाइन लगाने की कोशिश की गई है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए अर्ज़ है कि इस तैनाती के बाद जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ की कुर्सी के एक स्टेप नज़दीक हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज की रवायत के मुताबिक आर्मी चीफ अपनी तैनाती से पहले बतौर कोर कमांडर काम कर चुका होता है। इसलिए इस तैनाती के बाद जनरल फैज़ इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। लेकिन जाहिर है 2022 में जब जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट का वक्त करीब आएगा, तो इस वक्त आर्मी चीफ बनने की लिस्ट में दीगर उम्मीदवार भी शामिल होंगे, और जाहिर है कि हालात भी मुख्तलिफ होंगे। इसलिए ये तो वाज़ेह नहीं कि वो वाकई आर्मी चीफ बन जाएंगे या नहीं, लेकिन जनरल फैज़ की शख्सियत को देख कर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो आर्मी चीफ बनने की दौड़ में न सिर्फ शामिल होंगे बल्कि मजबूत उम्मीदवार भी होंगे। इस वजह से जनरल फैज़ हमीद के मुखालिफिन ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया है। मरीम नवाज ने बड़ी सोच समझ के उनके खिलाफ ट्वीट की अब, और बहुत सोच समझ के उनके खिलाफ बयानात दे रही हैं, ताकि वो जनरल फैज़ हमीद को इस कदर मुतनाज़ा बना दें कि उनकी आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त वो उन्हें कंसीडर करते हुए ये ज़रूर सोचा जाए कि ये मुतनाज़ा शख्सियत है और इन्हें तैनात नहीं किया जाना चाहिए। अब आते हैं नए DGISI की तैनाती की तरफ, जिनकी तारीफ़ों के कोई ऐसे ऐसे पुल बांधे हैं बाज़ सहाफ़ियों ने कि बंदा हैरान रह जाता है। साबिर शाकिर ने शानदार अंदाज में वेलकम कहा। मोहतरमा गीदा फारूकी तो साबिर शाकिर से भी आगे निकल गई, उन्होंने बड़ी ही गहरी उर्दू में उनकी तारीफ़ की। अगर मैं पढ़ने लगा हूँ, अगर उर्दू में कोई गलती हो जाए तो मैं माज़रत ख्वाह। गीदा फारूकी लिखती हैं कि नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम मैदान हर्ब के जर्री मर्द मुजाहिद तबन कम गो मगर पेशा वराना काबिलात में सफ़े अव्वल
चेहरे से नरम खू दिखने वाले जनरल सख्ती रसूलों के हामी, नरम बरेशम मगर रस्म हक व बातिल में फौलाद, रवायती गैर रवायती अंदरूनी बैरूनी खतरे से निपटने की बला की सलाहियत। वैसे इस कदर खुशामद की है इन लोगों ने कि बड़े बड़े खुशामदी भी दंग रह गए होंगे इस खुशामद पर। लेकिन इन खुशामदियों को मैं ये जरूर कहूँगा, ना तो ISI तहरीके इंसाफ की हुकूमत है और ना आप मुजम्मिल असम है कि आपको नवाजने के लिए तर्जुमान मुकर्रर कर दिया जाए। ज़ाहिर है मैं गरीदा फारूकी और साबिर शाकिर जितनी काबिलियत तो नहीं रखता कि नए DGI की तारीफों के पुल बांध सकूं, लेकिन थोड़ा सा मुतारिफ जरूर करवा देता हूं कि वो कौन है और इससे पहले क्या करते रहे हैं। लेफ्टिनेंट नदीम का ताल्लुक 28 पंजाब रेजिमेंट से है। उन्होंने बतौर ब्रिगेडियर फौजी ऑपरेशंस के दौरान कबायली इलाकों में ब्रिगेड कमांड की हुई है। वो रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से तालीम हासिल कर चुके हैं, जिनके एलुमिनाइज में जनरल मुशर्रफ और जनरल राहील शरीफ भी शामिल है। वो बलूचिस्तान में भी तैनात रह चुके हैं, कराची में भी तैनात रह चुके हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि वो चूंकि बहुत सारी आम जगहों पर तैनात रहे हैं, तो इसलिए वो मौजूदा पाकिस्तानी सिक्योरिटी हालात को बेहतर समझते होंगे। अब जहाँ तक मीडिया में ये कहा जा रहा है कि वो सख्त गिर हैं और खामोश तबाह हैं, तो इसके बारे में बतौर एक फौजी के बेटे की यही कहूँगा कि अपने खानदान और जूनियर्स के लिए तकरीबन सब फौजी सख्त गिर और खामोश तबाह होते हैं। उनका ऐसा होना जरूरी भी है ताकि सब अपने हदूद में रहेंगे। खैर, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कैसे ISI को चलाते हैं और इसका आने वाले दिनों में क्या असर पड़ता है और इसका फ़ायदा किसको होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फ़ौज में शख्सी फैसलों का अमल दखल सिर्फ तभी बढ़ता है जब मार्शल लॉ आता है। इसके अलावा फ़ौज बतौर अदारा पॉलिसी बनाती है और बनाती रहेगी। इसलिए खुश होने वालों को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, खुशामद करने वालों को बहुत ज़्यादा खुशामद नहीं करनी चाहिए और आने वाले वक्त का इंतज़ार करना चाहिए।